नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू की, और आप लोग समझ ही गए होंगे। ये है कैप्टन एलिस एंड कर्नल हेंसले, जो यूएस एयरफोर्स के F-15 को उड़ा रहे थे और जो ईरान के ऊपर मार गिराया गया था। और उसके बाद शुरू होती है एक बहुत ही रोमांचक, कह लीजिए, जो है एक मूवी बन सकती है इसके ऊपर। वो है 48 आवर्स का एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू मिशन। मेरे ख्याल से इतिहास में लिखा जाएगा ये नाम इसका, और इस बात का इसका पूरा व्याख्यान होएगा कि किस तरह से ये एक रेस्क्यू मिशन किया गया था और किस तरह से इसको सक्सेस मिली। ये पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्बैट कैश इवैक था, ये कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था ये। और ये जो दो पायलट्स थे, ये ईरान के ऊपर रिजेक्ट किए थे, क्योंकि वहां पे जो ईरानियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बावार 373, उसने लॉकडाउन किया था और शूट डाउन किया था यूएस एयरफोर्स के F-16 को। तो आज आपको मैं कंप्लीट अपडेटेड जो अभी तक की इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बात करूंगा, और वहीं से आपको मैं बताऊंगा। कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है इसमें, बिल्कुल रियलिटी के साथ जो रियल चीजें उपलब्ध हैं इस समय तक। तो रात 2:15 की बात है, 3 अप्रैल को। एक F-15E जो था, ये फ्लाई कर रहा था बिल्कुल डीप इनसाइड ईरान के। और ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये डीप इतना क्यों जा रहा था। क्या ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए वहां पे था, और या ये कोई और मिशन था जिसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही है। बहरहाल, ये फाइटर जेट वहां पे था। IRGC के जो फतेह 110 TEL का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर, जो बेसिकली एक मिसाइल लॉन्चिंग का एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक व्हीकल होता है। और ये कंबाइंड होता है ईरानियन बवार 373, जो 300 किलोमीटर की जिसकी रेंज है, जिसको कहा जाता है कि वो S-300 से डिराइव किया गया है। और इसके साथ कंबाइंड आती है सैयद 4A मिसाइल्स। तो इन्होंने लॉन्ग थ्रू अचीव किया, और इन्होंने F-15 का ALQ-214 जो है उसको जैमिंग की, और कंप्लीट उसका जो सप्रेशन था वो किया। और उसके बाद ट्रिपल सैल्वो में ये मिसाइल्स फायर की गई F-15 के ऊपर। विंग्स जो थे उन पे आग लग गई, और 13,500 फीट की ऊंचाई पर दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया। अब ये इजेक्शन जो था, ये जग्रोस फुट हिल्स जो है उसके पास में ये वहां पे इजेक्शन हुआ। और ये बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये जग्रोस जो हिल्स हैं, ये बहुत पास हैं इस्फहान, जो इनका एक न्यूक्लियर सेंटर है, उससे, और नातान्ज। तो नातान्ज में एनरिचमेंट होता है, और इस्फहान जो है वहां पे कन्वर्जन प्लांट है। बहरहाल, इजेक्शन के बाद जो कैप्टन रायन इलियस थे, जो कि पायलट थे इस जहाज के, वो ड्रिफ्ट कर गए वेस्ट की तरफ, और 2 किलोमीटर वेस्ट में जहां पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वहां पे ये पहुंच गए और लैंड कर गए। जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर थे, कर्नल मार्क हेंसले, ये ड्रिफ्ट कर गए ईस्ट की तरफ, और 4 किलोमीटर ईस्ट चले गए, और एक रिवर बेड पे जाके ये वहां पे लैंड की। फिर सर्वाइवल 20 वेस्ट जो था वो डिप्लॉय कर दिया गया, GPS लगाया गया, M4 सप्रेसर्स, और इनके पास पानी और इस तरह की चीजें थी, और वो सर्वाइवल शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए कि आपको इस समय मैं दिखा रहा हूं F-15 जो है, इसकी उपलब्धियां, इसकी स्पीड, इसकी लेंथ, और इसकी आर्मामेंट और कैपेबिलिटीज, और इसके ऊपर आप गौर करें। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बड़ी संदिग्ध सी बात है कि एक F-15E जो था वो इतना अंदर क्या कर रहा था ईरान की टेरिटरी में, वो भी इस्फहान जैसी जगह में जहां पे यूरेनियम कन्वर्जन होता है। और उसके और थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पे नातान्ज है, जिस जहां पे एनरिचमेंट होता है यूरेनियम का। और ईरान के पास 500 kg के लगभग एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% एनरिच्ड है, जो कि ऑलमोस्ट वेपन ग्रेड का है। 90% जो होता है वो 100% वेपन ग्रेड बन जाता है, लेकिन 60% जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है एनरिचमेंट में।
तो कहा यह जा रहा है कि 11 10 से 11 जो बॉम्ब जो थे इस एनरिच्ड यूरेनियम से बनाए जा सकते थे। अच्छा, इसमें एक और संदिग्ध बात आ जाती है कि इस लोकेशन के साउथ में एक एयर स्ट्रिप भी तैयार की जा रही थी और जहां पे 2 C-130J यूएस के जो हेली हेवी लिफ्टर्स हैं वो वहां पे नष्ट पाए गए। कहानी आईआरजीसी अपनी तरफ से बता रही है कि हमने नष्ट किया है और जो यूएस फोर्सेस हैं वो बता रही हैं कि क्योंकि वो वहां पे फंस गए थे, ये एक कच्ची एयर स्ट्रिप थी, तो वो धंसते जा रहे थे C-130J उसमें, और वो वहां पे उनको रिकवर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ये 2.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है और जो C-130J जो है ये करीब 1.5 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप में भी लैंड कर सकता है, कच्ची एयर स्ट्रिप में लैंड कर सकता है। तो दो कहानियां बनती हैं यहाँ पे। या तो था कि ये एक रूटीन मिशन पे F-15 था वहां पे और ये शूट डाउन किया गया और इसके बाद ये रेस्क्यू मिशन संभव हुआ। दूसरा ये है कि वहां पे एक बड़ी दूसरी कहानी चल रही थी। वहां पे एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही थी, वहां पे C-130J पहुंचे हैं और उनके साथ फोर्सेस पहुंची हैं, मोस्ट प्रोबेबली डेल्टा फोर्स पहुंची है, और जिन्होंने रेड करनी थी नातान्ज के ऊपर और वहां से एनरिच्ड यूरेनियम उनको निकाल के लेके जाना था। लेकिन बात बनी नहीं और मिशन फेल हो गया। लेकिन क्योंकि F-15 जो था उनको कवर दे रहा था और वो शूट डाउन हो गया, 2 पायलट्स रिजेक्ट कर गए, वो एनिमी टेरिटरी में थे। तो जिस तरह से लगता है कि ये बात बनी नहीं, और साथ ही अगर यूएस की बात मानी जाए और उनकी फोर्सेस की बात मानी जाए, केवल C-130J जो है इस तरह का क्रिटिकल जो एक पैकेज है उसको, जो यूरेनियम का पैकेज है उसको सेफली वहां से निकाल सकते थे। दूसरे एयरक्राफ्ट इसमें सक्षम नहीं होते। बहरहाल, जैसे ही ये खबर जो थी, ये समाचार पहुंचा अमेरिकन मिलिट्री के पास, अमेरिकन नेवी के पास, तो यूएसएस आइजनहावर जो वहां पे था, वहां से लॉन्च किया गया करीब 11:15 के आसपास, 23:45 के आसपास, 2 अपाची हेलीकॉप्टर्स, 2 MH-60 हेलीकॉप्टर्स, 4A-10 चार्ली, ये लॉन्च किए गए। और इनके अगेंस्ट जो थे वो थे आईआरजीसी क्वाड स्काउट्स और उनके साथ में वहां के लोकल मिलिशिया। कैप्टन एलिस जो थे उनको आईआरजीसी के स्काउट्स ने एंगेज किया RPG-29 से, और उनको अटैक किया गया। जो एयर सपोर्ट आया था उसने, और GAU-8 ने उनके 3 ट्रक्स को उड़ा दिया। पैरा रेस्क्यू जंपर्स जो थे उन्होंने कैप्टन एलिस को हॉइस्ट किया ऊपर और 400 मीटर्स ट्रेसर्स के अंडर आने पे। Eagle down, commencing extraction. Copy that, I'm secure. On me, let's move. Roger, moving. और इस पूरे मामले में जो एक पैरा रेस्क्यू मैन थे वो इंजर्ड भी हुए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई गंभीर उनको समस्या नहीं हुई। और इसी समय F-14 को भी लॉन्च किया गया और उनको BVR रेंज पे F-22 उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, और उन्होंने जाके जो उनके बाकी वहां बचे हुए आईआरजीसी के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो पिकअप हो गए थे, उन्होंने फायर ओपन किया था। और इसके बाद करीब 2 बजे के आसपास जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक अपने ट्रुथ सोशल पे एक कमेंट डाला कि वॉरियर सेफ, ईरान एयर डिफेंस सिस्टम इज इक्वल टू स्क्रैप। मतलब कि वॉरियर जो है, जो पायलट जो हमारा था, उसको हम वापस सेफली ले आए हैं, और जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने हमारे जहाज को नष्ट किया है, वो स्क्रैप बन गया है, वो अब एक कबाड़ बन गया है। तो इस तरह से ये पहला रेस्क्यू हुआ, और ये जो था एक सिंपल रेस्क्यू था। जो आपको आगे बताने वाला हूं मैं, वो काफी दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि अभी तक कर्नल हेंसले जो थे वो अभी तक एनिमी जोन में थे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर गए थे, लेकिन मेंटल मैप उनका चल रहा था, उनके पास और भी अलग इक्विपमेंट थे, तो वो मूव करना शुरू किए साउथ वेस्ट की तरफ, और 12 किलोमीटर वो चलना शुरू किए। और जिस तरह से लगता है उनके मूवमेंट से कि शायद वो उस एयर स्ट्रिप की तरफ जा रहे हों, जो एक कच्ची एयर स्ट्रिप जिसको वहां की फोर्सेस जो थी, यूएस फोर्सेस, वो तैयार कर रही थी, और हो सकता है ये एक
ब्रीफिंग में भी उनको बताया गया होगा कि अगर आप कहीं पे इजेक्ट करते हैं तो आपको इस क्षेत्र में आना है और यहाँ से आपको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन आईआरजीसी जो था उनके फराज रेंजर्स जो थे वो ट्रैक कर रहे थे। उनके शाहिद 136 हैं, उनके थर्मल हंटर्स ने उनको ट्रैक डाउन कर लिया और 1.5 किलोमीटर का एक एरिया के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर उन्होंने बॉक्स कर लिया कि ये यहाँ पे है। ओकाना हेंसली जो थे ये विलेजर्स की मदद से कुछ कपड़े-वपड़े बदल के अपने को दूसरी वेशभूषा में बदल के मूव कर रहे थे। लेकिन क्योंकि एक सिंगल आदमी, एक अकेला आदमी जब मूव कर रहा होता है और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो पिकअप कर लिया जाता है। तो इस तरह से कर्नल हेंसली जो थे अभी तक सर्वाइव करते रहे और इन्होंने सर्वाइव किया छुप-छुप के 1.5 दिन से भी ज़्यादा। और 5 तारीख को 1:45 बजे सुबह लॉन्च किया गया ऑपरेशन डेजर्ट थंडर। बहुत ही बड़ा एक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था। 48 एयरक्राफ्ट इसमें थे। इसमें 4 CV-22Bs, 12 MH-47G लिटिल बर्ड्स, AC-130Js, 16 F-35E एंड F-22s, 1 E-3 एवैक्स। और इनके पास था बहुत सारा आर्मामेंट। इन्होंने ड्रॉप किए 500 पाउंडर JDM बॉम्ब्स, जिन्होंने फ्लैटन कर दिए रेंजर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स, और उसमें करीब उनके जो 6 रेंजर्स थे वो उसमें हताहत हुए। डेल्टा फोर्स के जो स्नाइपर्स थे उन्होंने 4 रेंजर्स को और मार गिराया। और इसके बाद ब्रेक किया कर्नल हेंसली ने, वो बाहर निकले जहां छुपे हुए थे और 400 मीटर की डैश मारी। उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी और वो पहुंचे लैंडिंग जोन की तरफ। इसी दौरान एक अपाची हेलीकॉप्टर जो था वो अंडर फायर आया, वो नष्ट हो गया, लेकिन उसका क्रू को भी रेस्क्यू किया। तो ये पूरी एक टाइमलाइन आपके सामने है दोनों पायलट्स की और उनके रेस्क्यू होने की। On Saturday morning, we achieved our primary objective by finding and providing confirmation that one of America's best and bravest was alive. The CIA was very responsible for finding this little speck. Still invisible to the enemy, but not to the CIA. तो अगर अब थोड़ा सा वेपन और सिस्टम्स का एनालिसिस किया जाए तो इस पूरी कहानी में ये पूरे 48 आवर्स में जब सब लोग जो थे अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे होंगे यूएसए में, वेपन्स जो था जो F-15 जो यूज किए गए थे वो सक्षम नहीं थे उभर के आता है। इनफैक्ट ये पहली कॉम्बैट लॉस होएगी एयरक्राफ्ट की ओवर एनिमी जोन यूएसए की। बाकी आप बहुत सारे नष्ट हुए हैं, लेकिन वो उनकी टेरिटरी में नहीं बल्कि दूसरे उनके जो बेसेस है यूएसए के वहां पे नष्ट हुए हैं। इसमें आपको ईरान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको भी बधाई देनी पड़ेगी कि उनका जो बाबार 373 सिस्टम था वो बहुत बढ़िया काम किया और उन्होंने बहुत दिमाग लगा के काम किया। उन्होंने कुछ एक नए लेजर सिस्टम्स जो हैं उनके पास, उनका उन्होंने यूज किया और उसमें लॉकडाउन करने को उनको दोनों पिक्चर्स को मर्ज करके उन्होंने एक नई पद्धति के साथ इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया। इसमें फिर से चाइनीज जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कहीं नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो वो सारे नष्ट हो गए हैं या ईरानियन ने जो उनको बिल्कुल यूजलेस पाया। बहरहाल F-35 और ऐसे 5th जनरेशन जैसे एयरक्राफ्ट ही इस समय यूजफुल हो पाएंगे। और इसमें भारत के लिए भी लेसन है कि हमारे को जो अपने 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हमारी भारतीय वायुसेना वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो भारत को लेसन ये और भी लेना है कि आपको अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने 4th जनरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, 5th 6th जनरेशन पे तेजी से काम करना पड़ेगा, लॉयल विंगमैन उसके ऊपर भी तेजी से काम करना पड़ेगा, और रुद्रम 3 जो डीप सी मिसाइल है उसको जल्दी से जल्दी हमें डेवलप करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस यही इतना है, और ये बहुत ही एक डेयरिंग मिशन था और इसको सक्सेसफुली उन्होंने निभाया है। हालांकि जो ईरानियन मिलिट्री प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक कवर अप मिशन था, हमने उनके 2 C-130Js को नष्ट कर दिया है, हमने उनके अपाचे हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक बात उसमें वो कह गए वो काबिल तारीफ है, गौर करने वाली है, वो है कि ये एक
कवर अप मिशन था। तो क्या कवर अप था? क्या वो कहानी सही है जो हमने शुरू में बताई थी, जो हमने बातचीत किया था, जो एनालाइज़ किया था कि ये एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकालने का एक मिशन था, लेकिन उसमें इनके जो पायलट्स है वहां फंस गए और उसको वो मिशन चेंज होके उनको रेस्क्यू करने का एक मिशन बन गया। तो इसके ऊपर बहुत एनालिसिस होंगे, हमारे मिलिट्री को भी इसके ऊपर बहुत एनालिसिस करना चाहिए, यूएसए में भी एनालिसिस होएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है एक वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ मिशंस होते हैं। और भारत में एक और समस्या है कि भारत एकदम से जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे, जो पाकिस्तान के ऊपर रिजेक्ट करके ड्रिफ्ट होके चले गए थे और वहाँ पकड़े गए थे, उसके ऊपर बहुत सारी कड़ी निंदा होनी शुरू हो गई है कि हमने उनको इस तरह से रेस्क्यू क्यों नहीं किया। तो इसके ऊपर मैं अगला कार्यक्रम करूँगा और बताऊँगा विस्तार से कि हमने क्यों नहीं किया और हमने जो किया वो क्या किया। While I was making this video, a 2-week ceasefire was declared between the US and Iran. This further demonstrates two things. Maybe the US team was successful in extracting the enriched uranium. Or if that was not the case, then maybe Iran realized that if the US military could operate freely in their territory, then a ground invasion and extraction of enriched uranium was not a distant possibility. So thank you so much for watching. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.